नमस्कार। आज हम एक बेहद ताकतवर कविता की दुनिया में झांकने वाले हैं। ये कविता है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, जिसने 19वीं सदी में उन बच्चों को जुबान दी जिनकी चीखें कोई नहीं सुन रहा था। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि एक प्रोटेस्ट है, एक विरोध की गूंज। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। कविता की पहली ही लाइन एक ऐसा सवाल पूछती है जो आपको झिंझोड़ कर रख दे। मेरे भाइयों, क्या तुम्हें बच्चों के रोने की आवाज आती है, इससे पहले कि बड़े होने के गम उन्हें घेर लें? ये एक सवाल ही काफी है हमें सीधा उनकी दुनिया में खींचने के लिए और सोचने पर मजबूर करने के लिए। और देखिए, इन्हीं शब्दों से वो दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है। ये ब्राउनिंग के लिखे हुए वही ओरिजिनल शब्द हैं जो बच्चों की तकलीफ को सीधे कागज पर उतार देते हैं। जानते हैं, इस कविता की असली ताकत एक बहुत गहरे फर्क में छुपी है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की बात की गई है। एक दुनिया जो कुदरत की है, जिंदगी की है, और दूसरी वो दुनिया जिसमें इन बच्चों को जीने के लिए मजबूर किया गया था। जरा इस फर्क को कविता के अपने शब्दों में देखिए। एक तरफ दुनिया में मेमने मिम्या रहे हैं, हिरण के बच्चे खेल रहे हैं। ये होती है बचपन की एक प्यारी सी तस्वीर, है ना? लेकिन दूसरी तरफ इन बच्चों की दुनिया में वो फूट फूट कर रो रहे हैं और उनके चेहरे पीले और धसे हुए हैं। ये फर्क इतना जबरदस्त है कि उनकी असलियत की सारी कड़वाहट एक पल में सामने आ जाती है। और फिर ये लाइन आती है जो उनके अकेलेपन को और भी गहरा कर देती है। वे दूसरों के खेलने के वक्त में रो रहे हैं, एक आज़ाद देश में। सोचिए जरा, वो एक ऐसी खुशी को बस दूर से देख रहे हैं जिसे वो कभी छू भी नहीं सकते। तो अब तक हमने देखा कि बच्चे क्या कुछ खो रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि उन्हें हर दिन क्या सहने पर मजबूर किया जाता है। कविता हमें उनके काम की उस बेरहम हकीकत के अंदर ले जाती है। कविता में ना दो ऐसी जगहों का जिक्र है जो किसी नर्क से कम नहीं। पहली ये खदानों का थका देने वाला घुटन भरा अंधेरा। बच्चे कहते हैं, हम सारा दिन अपना थका देने वाला बोझ ढोते हैं जमीन के नीचे कोयले जैसे काले अंधेरे में। और दूसरी जगह है ये फैक्ट्रियों की कभी न रुकने वाली मशीनी मेहनत। या फिर सारा दिन हम लोहे के पहियों को घुमाते रहते हैं फैक्ट्रियों में गोल गोल। ये लाइनें उनकी जिंदगी की उस बोरियत, उस घुटन को दिखाती हैं जिसका कोई अंत नहीं है। और एक चीज पर गौर कीजिए, इन मशीनों की आवाज और रफ्तार कभी नहीं रुकती। ये जो लाइन है ना, सारा दिन पहिए घूम रहे हैं, गड़गड़ा रहे हैं, ये कविता में बार बार आती है। क्यों? ताकि वो कभी न रुकने वाली, वो दबा देने वाली आवाज हमारे जहन में बैठ जाए। वो आवाज जो उन बच्चों की जिंदगी बन चुकी थी। अब हम कविता के शायद सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा हमें जिंदगी और मौत के बारे में बच्चों के उस चौंकाने वाले नजरिए से मिलाता है। जब सारी उम्मीदें मर जाती हैं, तो इंसान क्या चाहता है? इन बच्चों की बस एक ही उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद भी बेहद दुख भरी थी। और ये है वो उम्मीद। बच्चे कहते हैं, अच्छा होता है जब ऐसा हो जाए कि हम वक्त से पहले ही मर जाएं। क्या कोई सोच सकता है कि एक बच्चे के लिए जल्दी मर जाना एक आशीर्वाद कैसे बन सकता है? इस दर्द को एक चेहरा देने के लिए कविता हमें छोटी एलिस की कहानी बताती है। वो पिछले साल मर गई। अब वो कभी रोते हुए नहीं जागेगी। उसकी मौत उसके लिए दर्द से एक शांति भरी आज़ादी है, एक ऐसा सुकून जो उसे जीते जी कभी नहीं मिला। वो अब कभी नहीं रोती। तो ये सिर्फ एक दुख भरी कहानी नहीं थी। चलिए अब इस कविता के असली मकसद को समझते हैं कि कैसे ये एक ताकतवर विरोध की आवाज बनी। कविता का अंत होता है बच्चों की एक थकी हुई, हारी हुई गुजारिश से। वो पूछते हैं, क्या तुम्हारे मैदानों में खिलने वाले सुंदर फूल हमारी खदान के पास उगी घास फूस जैसे हैं? और फिर वो कहते हैं, हमें कोयले की परछाइयों के अंधेरे में अकेला छोड़ दो, अपनी अच्छी और सुंदर खुशियों से दूर। और ये लाइनें हमें उनके गहरे अकेलेपन के एहसास के साथ छोड़ जाती हैं। तो अब तक ये साफ हो गया होगा कि ये कविता सिर्फ दुखड़ा नहीं सुना रही थी, ये एक सीधा सीधा खुला आरोप थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान जो बाल मजदूरी हो रही थी, ये उसके खिलाफ एक आवाज थी। इसका मकसद था सोए हुए समाज को जगाना, उन्हें हकीकत दिखाना। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक कविता एक विरोध की शक्ल ले लेती है, तो उसमें क्या कुछ बदलने की ताकत आ जाती है?
ये कविता इस बात का एक जबरदस्त सबूत है कि कैसे आर्ट यानी कला समाज पर गहरा असर डाल सकती है और उन लोगों को जुबान दे सकती है जिनकी आवाज दबा दी गई हो।